हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो सीरीज चली हुई है बोर्ड क्लासेस की रिवीजन की, उसी सीरीज में लगातार एक और नया टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें हमारा इससे पहले के सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। बोर्ड क्लासेस और नीट क्लासेस के रिगार्ड्स में टॉपिक रहने वाला है हमारा। वन शॉट में कोशिश करेंगे ये चैप्टर हमारा एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हेल्थ के रिगार्ड्स में, रिप्रोडक्शन के जो आसपास जितनी भी हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम स्ट्रेटजी रहने वाली हैं वो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले यही क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या? अकॉर्डिंग टू WHO, अगर हम देखें जो एक एसोसिएशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके रिगार्ड्स इसने जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग बोला है वो बोला है कि किसी भी पर्सन की अगर फिजिकल जो हेल्थ है, फिजिकल और मेंटल और इसके साथ में सोशल, ये तीनों चीज अगर वेल है रिगार्ड्स रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसको हम बोलते हैं हेल्दी पर्सन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी अच्छी है। इसमें फिजिकली और मेंटली जो है ये दोनों पर्सन से रिगार्ड्स होते हैं, और सोशली उसके सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है वो भी वेल होना चाहिए। WHO कहता है अगर ये तीनों चीजें वेल है, अगर इन तीनों चीजों में कोई कमी नहीं है तो वो पर्सन हेल्दी है, अदरवाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिजिकल की अगर हम बात करें तो उसकी बॉडी में जो फिजिकल इश्यू होते हैं रिप्रोडक्शन के रिगार्ड्स में, मेंटली उसकी मेंटल इश्यूज भी अगर अफेक्टेड हैं तो भी वो पर्सन हेल्दी नहीं है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उसकी अफेक्टेड ही मिलेंगी। और सोशल इशू, सोशल उसके सराउंडिंग में भी वेलनेस जरूरी है। तो ये है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। किसी भी पर्सन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज्यादा मायने रखती है। आफ्टर एडोलेसेंस जो है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके बारे में पता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ अराइज होता हमारा, व्हाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जरूरी क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हमारी, उसको हम क्यों पढ़े, उसकी जरूरत क्यों है, सेक्स एजुकेशन जो है वो नेसेसरी क्यों है। ये टॉपिक अगर बोर्ड क्लासेस एग्जाम के बिहाफ पर हम देखें तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा भी ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम क्यों पढ़ें, इसकी जरूरत क्यों है। सबसे पहली चीज है कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जिनसे लाइफ थ्रेटनिंग तक का खतरा होता है। ऐसे इन्फेक्शंस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फैल जाते हैं। तो अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, तो हम ऐसे खतरनाक अफेक्शन से, ऐसी खतरनाक डिजीज से, इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दूसरा जो मेन इशू है वो है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बर्थ कंट्रोल की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा एक्सप्लोड हो चुकी है, एक्सप्लोजन इतना ज्यादा हो चुका है कि बर्थ कंट्रोल को हमने स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर ही हम पढ़ पाएंगे कि कैसे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो वर्ल्ड में जो इंडिया है फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो चुकी है। इससे पहले चाइना फर्स्ट नंबर पर था, इंडिया सेकंड पर था, लेकिन हम क्रॉस करके उसको 2024 में हमने उसको क्रॉस कर दिया है। अब इंडिया जो है ना वो पॉपुलेशन में फर्स्ट कंट्री है, इंडिया पहले नंबर पर आ चुकी है। तो इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए ना बर्थ को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे सराउंडिंग, वो रिसोर्सेज लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि कितनी भी पॉपुलेशन जो है ना या सर्वाइव कर सकती है। जैसे एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल एक आता है, जैसे अगर एक हमने एक बर्तन ले लिया
और इसके अंदर हम फिश डालना शुरू कर दी, मछलियों को डालना शुरू कर दी। इसमें वाटर को फिल किया हमने, और वाटर के बाद इसमें हमने मछलियों को फिल करना शुरू कर दिया। इसके अंदर डाल दी हमने एक मछली। उसके बाद हम इसने रिप्रोडक्शन करके 2 मछलियों को प्रोड्यूस कर दिए। इसके 2 न्यूबॉर्न बेबी हैं। दो। अब ये 3 स्टेबल रह सकते हैं, इनके पास रिसोर्सेज ठीक है, लिमिटेड तो है रिसोर्सेज, खाना है, स्पेस जो है वो ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर इन दोनों ने रिप्रोड्यूस करके 2 और बच्चे दोनों ने 2-2 और प्रोड्यूस कर दिए, उसके बाद जो स्पेस है वो बहुत ही कम रह जाएगा इनके लिए। स्पेस के रिगार्डिंग, और दूसरी चीज जो फूड रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये एक्सप्लोज हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पर सर्वाइवल कंडीशंस इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसा ही हमारी अर्थ के पास है, अर्थ के ऊपर भी ऐसा ही है कि इसका जो स्पेस है ना वो लिमिटेड है, स्पेस भी लिमिटेड है और फूड रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही है, फूड भी लिमिटेड है। अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चलता रहा तो हमें आगे चलकर फूड और वाटर रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी। पॉपुलेशन अगर बढ़ती रही, खाने की समस्याएं, पीने की समस्याएं, रहने की समस्याएं बहुत सारी जो है ना वो हमें फेस करने को मिल सकती हैं। इसलिए बर्थ कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। नेक्स्ट, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हम पढ़ते हैं, इसमें कुछ स्ट्रेटजी हमने अपनानी पड़ेगी, कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जो है प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। पहली जो प्रॉब्लम है वो यही है कि बर्थ जो है ना उसको कंट्रोल करना। बर्थ कंट्रोल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारी स्पीसीज है, जो ह्यूमन की स्पीसीज है, वो एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है। ग्रोथ 2 तरह की होती है बेसिकली, जैसे एक लॉजिस्टिक होती है, एक एक्सपोनेंशियल है। लॉजिस्टिक बेसिस पर किस बेसिस पर होती है, स्पेस, फूड रिसोर्सेज, इनके बेसिस पर हम उसको काउंट करते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल जो होती है वो ग्रोथ एक ह्यूमन स्पीसीज को छोड़कर और किसी भी स्पीसीज में नहीं पाई जाती, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के लिए जरूरी है स्पेस का अनलिमिटेड होना, फूड रिसोर्सेज का अनलिमिटेड होना, किसी भी प्रीडेटर का ना होना। और ह्यूमन स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज है धरती पर जिसके ऊपर कोई प्रीडेटर भी नहीं है, स्पेस भी लगभग अनलिमिटेड ही है इसका, और फूड रिसोर्सेज तो है ही। दूसरी जो चीज है, दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है हेल्थ इशू। हेल्थ इश्यू भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये भी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक प्रॉब्लम है कि कैसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे जैसे इन्फेक्शंस फैलते जा रहे हैं वो भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इश्यू है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं, तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है एजुकेशन। ये सारी चीजें फैलाने के लिए जरूरी है एजुकेशन, और उसको हम कैसे फैला सकते हैं ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को एजुकेटेड कैसे कर सकते हैं। आजकल जो नई जनरेशन है मोस्टली पढ़ी लिखी है, लेकिन वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ या सेक्स एजुकेशन से अभी थोड़ी बहुत दूर है। तो उसको भी हमें पहुंचाना है कि एजुकेशन लोगों तक कैसे पहुंचाई जा सकती है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ये एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन कैसे हम लोगों तक फैला सकते हैं, कैसे उन तक पहुंचाया जा सकता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल और हेल्दी कैसे रहा जा सकता है, एजुकेशन। अब इसी के साथ फोर्थ जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि रिप्रोडक्शन का जो एज है ना वो कैसे डिसाइड किया जा सकता है, और उस रिप्रोडक्टिव एज तक हम जो है बच्चों को कैसे ले जा सकते हैं, कैसे समझाया जा सकता है। जो एज है ना वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। पहले के टाइम में जो शादी होती थी, हम पढ़ते हैं हमारे धर्म में बाल विवाह जैसी बहुत सारी कुरीतियां थी जिनमें बच्चों की शादी पहले ही हो जाती थी। आज जो एज डिटरमाइन कर रखी है, गर्ल्स की जो एज है वो 18 और बॉयज जो है वो 21। ये एज जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है कि जब तक लड़की 18 की नहीं हो जाती उसकी शादी नहीं कर सकते।
21 की नहीं हो जाती तब तक उसकी शादी हम नहीं कर सकते। उसके बाद फैमिली प्लानिंग भी एक प्रॉब्लम है। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिनकी शादी हो जाती है उसके बाद जो फैमिली को प्लान करते हैं, बच्चों की जो प्लानिंग करते हैं, शादी 18 और 21 के बाद लीगल है, लेकिन जरूरी नहीं कि 18 और 21 के बाद शादी कर लेनी चाहिए। जब तक मैच्योरिटी नहीं आती है ना, मेंटली वेलनेस इसीलिए नेसेसरी है हेल्थ में, कि जब तक हम मेंटली वेल नहीं है, हम इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि हम बच्चों को उनका पालन पोषण कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन कंप्लीट करा सकते हैं, तो हमें फैमिली प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। लगभग लगभग जो है ना, जो 25 से 35 की एज का जो क्राइटेरिया है, ये काफी अच्छा क्राइटेरिया फैमिली प्लानिंग के लिए, तो ये भी एजुकेशन में नेसेसरी है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस हम करते हैं। अब इनके रिगार्डिंग कुछ स्ट्रेटजी बनाई गई है कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एजुकेशन कैसे पहुंचाई जा सकती है। जिसमें सबसे पहले जो है, इंडिया के अंदर 1951 में एक प्रोग्राम लेकर आया गया था फैमिली प्लानिंग के नाम से। फैमिली प्लानिंग 1951 में इंडिया में फैमिली प्लानिंग एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम को शुरू जो किया गया था, उसमें कुछ स्लोगन थे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट स्लोगन था, हम दो हमारे दो। ये उसका स्लोगन रहने वाला है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 1951 में कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था। फैमिली प्लानिंग को शुरू किया गया था 1951 में, और कई बार इसका स्लोगन भी पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर कौन सा स्लोगन दिया गया था, हम दो हमारे दो। उस टाइम पर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी वो भी एकदम से एक्सपोनेंशियल हो रही थी। आजादी के कुछ ही साल बाद इस प्लानिंग को हमने शुरू कर दिया था। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, और 1951 में जब हमारे पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने एक प्लानिंग शुरू की थी जिसको हम फैमिली प्लानिंग के नाम से जाने जाते हैं, जिसके अंदर एक स्लोगन इंपॉर्टेंट था, हम दो हमारे दो। लेकिन समस्या उनके सामने भी यही थी कि लोग एजुकेटेड नहीं थे, उन तक इस बात को कैसे पहुंचाया जाए कि हम दो और हमारे दो, ये स्लोगन जो है इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, और फैमिली प्लानिंग कैसे की जा सकती है। ये एजुकेशन लोगों तक पहुंचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था और मुश्किल टास्क भी था कि इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसको पहुंचाने के लिए बहुत सारे टीवी प्रोग्राम शुरू किए गए। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी थी कि बहुत सारे टीवी प्रोग्राम शुरू किए गए, जिनके अंदर उनको बताया गया, टीवी के अलावा कुछ रेडियो प्रोग्राम भी थे, कुछ रेडियो प्रोग्राम थे जिनके थ्रू लोगों को एजुकेटेड किया जाने लगा कि कैसे हम उनको बता सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग कैसे की जा सकती है। साथ में कुछ एडवर्टाइजमेंट की गई। एडवर्टाइजमेंट के अंदर कुछ पोस्टर्स थे, जगह जगह पर पोस्टर बनवाए गए, दीवारों पर जो सरकारी स्कूल हैं, मेडिकल हैं, उनके अंदर पोस्टर लगाए गए, जिनसे हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ और जो स्ट्रेटजी थी, कुछ अलग से एनजीओ भी थे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने ये कदम अच्छे से उठाया कि वो लोगों को एजुकेटेड कर रही थी, लोगों को क्या है इस बारे में बता रहे थे। गांव गांव जाकर वो अभियान चला रहे थे कि कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल करना जरूरी कैसे है, साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ना वो कैसे मायने रखती है। पहले के टाइम में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो काफी डिक्रीज था, काफी कम था, और साथ में जो मदर है और जो चाइल्ड है या फिर न्यू बोर्न या फिर इन्फेंट जो है, इन्फेंट हम उसे बोलते हैं जो अभी भ्रूण के अंदर है, गर्भ के अंदर है, भ्रूण को हम बोलते हैं, उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा डाउन था। मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी डिक्रीज था। जन्म देने के टाइम पर काफी बच्चे मर जाते थे और काफी जो माँ है वो भी मर जाती थी। उसका मेन कारण यही था हेल्थ इश्यू, कि उनको इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती थी कि कैसे केयर करनी है, कैसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको मेंटेन रख सकते हैं।
अब जो कुछ एनजीओ और कुछ गवर्नमेंशियल प्रोग्राम जो थे उनके थ्रू हम लोगों को एजुकेट करे थे। 1951 में पहला प्लानिंग शुरू की गई थी, हम दो और हमारे दो। नेक्स्ट जो है इसके बारे में है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि पॉपुलेशन जो है वो काफी एक्सप्लोट हो रही थी। इसके बारे में जो एनसीईआरटी हमारी एक डाटा देती है कि 1900 के अंदर जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 2 बिलियन। 2 बिलियन यानी कि लगभग 2000 मिलियन, लगभग 2 बिलियन 2000 मिलियन पॉपुलेशन हमारी 1900 के अंदर थी, जो ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन बताई है एनसीईआरटी ने। जैसे ही 100 साल बाद हम काउंट करते हैं इसको, यानी कि 2000 के अंदर, 2000 के अंदर ये है 6 बिलियन यानी कि 6000 मिलियन। 2000 के अंदर जो डाटा एनसीईआरटी द्वारा दिया गया है वो इसका है 6 बिलियन का। अगर हम देखें तो कितना है, 3 टाइम जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ कर गई। अब ये वैसा ही है कुछ कि अगर हम देखें जो इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमंस कब इवोल्व हुए थे या फिर इंसान जो है ना कब बना था, आज से लगभग 15 मिलियन ईयर एगो, आज से 15 मिलियन ईयर एगो जो है ना आज का इंसान, आज के इंसान जैसा, जैसे हम बोलते हैं कि हम बंदर से इवोल्व हुए हैं। एक ड्रायोपिथेकस नाम की एक स्पीसीज पाई जाती थी, ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस लगभग 1.5 मिलियन ईयर एगो वहां से इंसान जैसा ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हुआ था। और लगभग ये जो आज का इंसान है वो आज से 1.5 लाख ईयर एगो बना। 1.5 लाख साल पहले आज का जो इंसान है ये डेवलप हुआ है। अगर मैं देखूं 1.5 लाख से 1900 तक आते आते, यानी कि 1.5 लाख ही अगर लगा ले, 1900 को हम नेग्लेक्ट भी कर दें तो 1.5 लाख साल में इंसान की जो पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन हुई। 1.5 लाख साल के अंदर 2 बिलियन पॉपुलेशन हुई और अगले ही सिर्फ 100 साल के अंदर ये 6 बिलियन हो गई, यानी कि 3 गुना। 1.5 लाख साल में जहां पर पॉपुलेशन को ग्रोथ करने में 2 बिलियन तक पहुंची, इतना टाइम लगा। 2 बिलियन ऑर्गेनिजम्स, 2 बिलियन पॉपुलेशन होने में इसको 1.5 लाख से ज्यादा साल लगे और अगले 100 साल में ही ये 6 बिलियन को क्रॉस कर गई। इसका मतलब पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी ना वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रही है। उसके बाद लगभग 2010 का भी डाटा गिवन है जिसमें ये पॉपुलेशन 7.2 बिलियन को क्रॉस कर जाती है। यानी कि जो ग्रोथ हमारी पॉपुलेशन की है वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल तरीके से हुई है। एक फिजियोलॉजिकल साइंटिस्ट या फिर कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना, उसकी वीडियो मैंने देखी थी, वो उसमें बताया जाता है कि अगर एक बर्तन हम ले लेते हैं, इसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म रख दिया, एक बैक्टीरिया को रख देते हैं, और ये जो बैक्टीरिया है 1 सेकंड के अंदर डबल हो जाता। 1 सेकंड के अंदर ये जो बैक्टीरिया है अपने आप को डबल कर लेता है। जैसे ही 2 सेकंड हुई तो ये 2 हो गए, जैसे ही 3 सेकंड हुई तो डबल। तो इसको कंप्लीट आधा भरने में, ये कंप्लीट आधा जो है ना ये कंप्लीट भर गया, इससे इसको लगे 30 सेकंड। 30 सेकंड जो है इसको कंप्लीट डेवलप होने में लगे। इस ऑर्गेनिज्म को, इस बैक्टीरिया को इस चैम्बर को फिल करने में, आधा भरने में 30 सेकंड लगे। तो इसको पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, कंप्लीट फिल होने में कितना टाइम लगेगा? ये आधा भरा 30 सेकंड में, और आधे का डबल, हम क्या बोला, 1 सेकंड में अपने आप का डबल कर लेता है। तो ये कंप्लीट फिल करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 31 सेकंड। जहां 30 सेकंड में ये आधा भरा था, दूसरा आधा भरने में इसको सिर्फ 1 ही सेकंड लगेगी। कुछ ऐसे ही हमारी अर्थ के ऊपर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जिसको 1.5 लाख साल लगे 2 बिलियन तक पहुंचने में, और अगले 100 साल के अंदर ही ये क्या है, 6 बिलियन को क्रॉस कर देती है। अगले 10 साल के अंदर ही ये 7.2 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। और अभी जो चला हुआ हमारा 2025, यहाँ पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पहले नंबर पर है।
तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसी के रिगार्ड्स में इंडिया की भी कुछ डाटा हमें मिलता है। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इंडिया का डाटा 1947 के बाद मिलता, क्योंकि इंडिया जो है ना 1947 से अगर पहले हम देखें तो इसके अंदर पाकिस्तान भी इंक्लूड था। तो 1947 के बाद का डाटा एनसीईआरटी देती है कि इंडिया के अंदर 1947 में लगभग 350 या 360 मिलियन जो है ना पॉपुलेशन थी। 360 मिलियन की पॉपुलेशन 1947 के अंदर थी, और जैसे ही 2000 के पास हम पहुंचते हैं तो ये जो पॉपुलेशन है ये 1 बिलियन को क्रॉस कर देती है। 1 बिलियन पॉपुलेशन हमारी 2000 के अंदर। हमने देखा था जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2000 के अंदर, वो कितनी पॉपुलेशन थी? 6 बिलियन। और इस 6 बिलियन के अंदर 1 बिलियन हमारा इंडिया, यानी कि हर 6 इंसान में से एक भारतीय है। इस धरती पर जितनी भी पॉपुलेशन है, हर 6 में एक इंडियन शामिल है। इतनी पॉपुलेशन इंडिया की है। 2010 के अंदर जो ये पॉपुलेशन हमारे इंडिया की गिवन है ये है 1.2 बिलियन। 1.2 बिलियन ये हो चुकी है, और अब तो 135 करोड़ से भी ज्यादा ये पॉपुलेशन हो चुकी है। 1.35 को भी क्रॉस कर चुकी है ये। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है हमारी एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ कंट्रोल इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 1951 के अंदर फैमिली प्लानिंग को लेकर आया गया था। फैमिली प्लानिंग और कुछ एनजीओ की हेल्प से इसको हमने कंटिन्यू किया था। अब जो बर्थ कंट्रोल है, जो बर्थ कंट्रोल हमारा टॉपिक है, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बर्थ को, उसके लिए हमें लोगों को एजुकेटेड करना जरूरी है, उनको इस चीज के बारे में पता हो कि अनवांटेड जो चाइल्ड है ना, अनवांटेड जो चाइल्ड्स हैं उनका जन्म ही ना हो। अनवांटेड चाइल्ड का कहने का मतलब यही है कि जितने बच्चे हम अच्छे तरीके से उनके डेवलपमेंट कर सकते हैं उनके अलावा ज्यादा ना हो। जैसे एक बच्चा, आज के टाइम पर जो रूल होना चाहिए ये है हम दो हमारा एक। जैसे 1951 में हम दो हमारे दो का रूल था, क्योंकि उस टाइम पर जो पॉपुलेशन थी ना वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ी। 7-7, 8-8 या 9-9 बच्चे होते थे, 4-5 नॉर्मल होते थे। लेकिन आज के टाइम पर ठीक है ये 2 या 3 ही मैक्सिमम बच्चे होते हैं। 3 भी बहुत कम है, 2 ही मिलेंगे। तो 1951 में जो फैमिली प्लानिंग शुरू की थी वो आज 2025 में जाकर एप्लीकेबल हुई है। तो आज के टाइम पर तो पॉपुलेशन हम दो हमारे एक का एप्लीकेशन चालू हो जाना चाहिए था। तो इन अनवांटेड चाइल्ड्स यानी कि ऐसी प्रेगनेंसीज जो चिल्ड्रंस ग्रो ना हो, ज्यादा की पॉपुलेशन ज्यादा ग्रोथ ना हो, उसको रोकने के लिए हमें लोगों को एजुकेशन देनी जरूरी है कि कैसे उन्हें रोका जा सकता है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला टॉपिक है वो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से जो है पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब है कि जो इंटरकोर्स है, जो कोइटस होता है इंटरकोर्स के टाइम पर, तो इंटरकोर्स में प्रेगनेंसी ना हो, ऐसी प्रेगनेंसी जिसको नहीं चाहते। एजुकेशन की कमी में, इन द लैक ऑफ एजुकेशन, कई बार जो है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किए जाते क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं होती इस चीज की। तो उस वजह से जो है प्रेगनेंसीज एक्वायर हो जाती है और फिर वो जन्म दे देते बच्चों को, और पॉपुलेशन ऐसे ही ग्रोथ होती है। तो एजुकेशन नेसेसरी है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या होता है कि हम जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं, वो एक्वायर ही नहीं होती, मतलब ऐसी चीजें, ऐसा कोइटस जिसमें प्रेगनेंसी नहीं होती, वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने से होती है। इसके कुछ और भी फायदे हैं। बर्थ कंट्रोल सबसे पहला, बर्थ कंट्रोल के साथ में दूसरा जो मेन फायदा है, कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं जो एसटीआईज को प्रिवेंट करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इनसे प्रिवेंशन किया जाता है। कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाते हैं,
कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव उनसे भी प्रिवेंशन का काम करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड आता है वो है हमारा नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर क्या हम पढ़ते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है नेचुरली एप्लीकेबल होते हैं, नेचुरली तरीके से। इसके अंदर जो सबसे पहला जो नेचुरल मेथड है वो है कोइटस विड्राउल। विड्राउल मेथड, ये बहुत ही आसान और सिंपल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, कि कोइटस जो है ना, कोइटस के टाइम पर जो इजैकुलेशन का टाइम आता है उस टाइम पर विड्राउल मेथड यूज किया जाता है। विड्राउल मेथड का मतलब क्या है कि जब कोइटस के टाइम पर जो सीमन सेक्रेशन है ना, जो सीमन है वो वेजिनल ट्रैक में सेक्रेट ना हो, वेजिनल जो ट्रैक है उससे आउटसाइड जो है सेक्रेट किया जाए, रिलीज किया जाए। तो कोइटस के टाइम पर जो सीमन है वो वेजिनल ट्रैक में रिलीज ना हो, सबसे पहला और सबसे आसान मेथड है। इसी के अंदर हम पढ़ते हैं दूसरा जो मेथड है वो है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस का मतलब है किसी चीज की एब्सेंस, और पीरियोडिक यानी कि कोई ऐसा पीरियड है जिसके अंदर कोइटस अगर हम करें तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ के आ चुके हैं, लगभग 28 दिन का, 25 से 28 दिन का एक साइकिल होता है जिसके अंदर ओवुलेशन होती है, ओवल रिलीज होता है। ओवम की रिलीज होने के टाइम जो है ये 10 से 17 दिन के बीच में ये एवरेज माना जाता है, क्योंकि कोइटस जो रिलीज होता है ना वो मेंस्ट्रुएशन से 14 डेज एगो रिलीज होता है, यानी कि जिस दिन मेंस्ट्रुएशन हुई है उससे 14 दिन पहले रिलीज होता है। अब एक्यूरेट मेंस्ट्रुएशन डेट जो है ना वो याद नहीं रखी जा सकती, क्योंकि इसका एक कारण भी है, ये अफेक्टेड रहती है। कई बार कुछ फिजियोलॉजिकल रीजन होते हैं जिनसे ये डेट अफेक्ट हो जाती है और कुछ 1 या 2 दिन आगे या पीछे हो जाती हैं, तो ये एक्यूरेट 14 डेज हम याद नहीं रख सकते। इसलिए ये एक बीच का जो वीक बनाया है, एक वीक जो है ऐसा है जिसके अंदर कोइटस जो है ना उसको प्रोहिबिट कर दे, उसको रोक दे। तो उस टाइम पर अगर हम जो है ना सेक्सुअल एक्ट ना करेंगे, उससे पहले का जो टाइम है और इसके बाद का जो टाइम है वो सेफ पीरियड माना जाता है। इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सेक्सुअल एक्ट के लिए इस एक बीच का जो वीक है इसको छोड़ के इससे पहले वाला और इसके बाद का जो वीक है या 8 या 10 जो दिन बचते हैं वो सेफ माने जाते हैं। इसी नेचुरल मेथड के अंदर जो तीसरा है वो है लैक्टेशनल एमिनेरिया। लैक्टेशनल एमिनेरिया, लैक्टेशनल एमिनेरिया, ये लैक्टेशन से रिगार्ड्स लग रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये लैक्टेशन से रिगार्डिंग कुछ बात बता रहा है। लैक्टेशनल एमिनेरिया के अंदर क्या होता है, जैसे ही न्यू बोर्न जो है ना प्रोड्यूस होते हैं, माँ जब बच्चे को जन्म देती है उसके बाद का जो पीरियड है लैक्टेशन पीरियड जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर लगभग 6 जो मंथ है वहां तक मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्टेड रहता है। मेंस्ट्रुएशन ओवुलेशन दोनों ही नहीं होती, इस टाइम के अंदर कोई ओवुलेशन नहीं होती, इसमें कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलता, तो ये टाइम भी सेफ माना जाता है कोइटस के लिए, सेक्सुअल एक्ट के लिए। लैक्टेशनल एमिनेरिया, ये तीनों ही क्या है नेचुरल मेथड के अंदर आते हैं, जिसके अंदर क्या है कोइटस विड्रावल मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और लैक्टेशनल एमिनेरिया। अब इसके अंदर हमने पढ़ने होते हैं कि इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट की अगर हम बात करें, नेचुरल मेथड के बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा क्या है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट किसी न किसी केमिकल चीज का होता है, इसमें कोई केमिकल या कोई भी ऐसी पिल्स हम एक्वायर नहीं करते, तो ये सबसे सेफ है, इसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता।
नेगेटिव इफेक्ट की अगर बात करें तो हाईली रिस्क इसका फेलियर का, हाई फेलियर रिस्क। नेचुरल मेथड के सबसे ज्यादा फेलियर होने के रिस्क रहते हैं। फेल होने के रिस्क कैसे? नेचुरल मेथड में क्या है, हम जो पीरियोडिक एब्सटिनेंस है जैसे उसमें हम एक्यूरेट टाइम पीरियड मेजर नहीं कर पाते, वैसे ही लैक्टेशनल एमिनेरिया भी कई बार अफेक्टेड रह जाता है। और विड्रावल मेथड के अंदर भी कई बार जो है ना प्री सीमन सेक्रेशन होता है। प्री सीमन सेक्रेशन, सेक्रेशन से पहले कुछ जो सीमन है ना वो रिलीज हो जाते हैं, तो इसमें हाई फेलियर रिस्क रहता है कि जो है इसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा इसका नेगेटिव इफेक्ट है, ये किसी एसटीडी से नहीं बचाता। एसटीडी प्रिवेंशन, इसमें कोई भी नो एसटीडी प्रिवेंशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा नहीं जा सकता है। तो ये इसके दो नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। एक पॉजिटिव इसका इफेक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ना ही इसमें कोई एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चा होता है। सेकेंड जो मेथड हम पढ़ते हैं वो है बैरियर मेथड। बैरियर के नाम से ही पता चल रहा है, इस मेथड के अंदर, इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कुछ बैरियर यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। कुछ बैरियर्स हैं, कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जिससे कोइटस के टाइम पर यूज किया जा सकता है और प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है। बैरियर मेथड के अंदर पहला है कॉन्डोम्स। इसी के अंदर एक चीज होते हैं सर्विकल वॉल्स, सर्विकल वॉल्स यूज किए जाते हैं। इसी के अंदर सर्विकल कैप भी यूज होती हैं, डायाफ्रागम भी यूज होते हैं। ये कुछ मेथड हैं जो बैरियर मेथड के तौर पर हम जाने जाते हैं, बैरियर मेथड के नाम से जाने जाते हैं। इस मेथड के अंदर क्या है, इसमें हम एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर देते हैं जिसकी हेल्प से जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाते। इसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होती। फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए जो गैमेट्स है ना उनकी मीटिंग नहीं हो पाती, उनके बीच में एक हम बैरियर क्रिएट कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इस तरह की रबर लेटेक्स से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कॉन्डोम्स बोलते हैं। मेल कॉन्डोम भी और फीमेल कॉन्डोम भी दोनों तरह की जो है ना बैरियर्स पाए जाते हैं इसके अंदर। अब इन दोनों के भी फायदे बहुत हैं। इसके अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट देखें बैरियर मेथड की, तो पॉजिटिव इफेक्ट है ये आसानी से अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है। इजिली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाते हैं, मेडिकल स्टोर से कहीं भी हम इनको ले सकते हैं और बहुत ज्यादा सेफ है। ये सेफ के साथ साथ ये हमें एसटीडी प्रिवेंशन भी देते हैं। बर्थ कंट्रोल तो ये करते ही हैं, बर्थ कंट्रोल में तो हेल्प करते ही हैं, साथ में क्या है एसटीडी प्रिवेंशन भी करते हैं। एसटीडी प्रिवेंशन कैसे कि इसके अंदर जो है ना इन दोनों मेथड में ही, सॉरी इस बैरियर मेथड के अंदर जितने भी ये वॉल्ट्स यूज होते हैं, डायफ्रागम है, कैप है या कॉन्डोम्स है, इनके अंदर मीटिंग ऑफ स्पर्म तो रुकती है, स्पर्म जो है वो ओवम से नहीं मिल पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, लेकिन साथ में जो है ना जो फिजिकल कॉन्टेक्ट है ना वो भी प्रोहिबिट रहता है। उसमें भी हम इसकी वजह से एसटीडीज प्रिवेंशन मिलता है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है ना वो नहीं पहुंच पाते, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो नहीं ट्रेवल कर पाते हैं, उनको भी रोका जा सकता है। इसके नेगेटिव इफेक्ट ना के बराबर है, नेगेटिव इफेक्ट इनके लगभग नहीं है। बैरियर जो मेथड है इसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। एक नेगेटिव इफेक्ट में हम इसे पढ़ सकते हैं कि जो बैरियर मेथड है ना इसका जो फेलियर रेट है, फेलियर रेट तो बहुत ही ना के बराबर ही है, लेकिन साथ में इसका क्या है, डिजायर जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाती, ये इसका एक साइड इफेक्ट रह सकता है। जो डिजायर है, जो सेक्सुअल एक्ट है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रिवेंशन, उसके अंदर कुछ ना कुछ अफेक्शंस आते हैं बस। नेक्स्ट जो मेथड है, थर्ड जो मेथड है वो है हमारा आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। यूट्राइन डिवाइसेस जिनको हम पढ़ते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इसकी फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। यूट्राइन का मतलब यूट्रस,
इंट्रा उसके अंदर और डिवाइसेस, ऐसे डिवाइस इंप्लांट करते हैं हम यूट्रस के अंदर जिनसे फिर क्या है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के अंदर सबसे पहली डिवाइस जो हम यूज करते हैं वो है जिससे कोई केमिकल रिलीज नहीं होता, कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता। जैसे एक है लिपिस लूप। लिपिस लूप एक डिवाइस है, ये एग्जांपल जो है ना आप उन्हें डायरेक्ट याद रखनी है। इसके अंदर आईओडी में पूछा जाता है ऐसी डिवाइस जो नॉन हार्मोनल होती है, तो पहला इसके अंदर हम नॉन हार्मोनल ही पढ़ रहे हैं। ऐसी डिवाइस जिससे हार्मोन रिलीज नहीं होता है। अब इसको क्या करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक यूट्रस है। इस यूट्रस के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर को जो है ना इम्प्लांट कर दिया जाता है। इस तरह की स्ट्रक्चर इम्प्लांट कर दी जाती है। इस स्ट्रक्चर को इम्प्लांट करने का क्या फायदा है, सबसे पहली चीज तो अगर यूट्रस में कोई भी आउटसाइड से कोई ऑब्जेक्ट है ना तो इम्प्लांटेशन नहीं होती उसके अंदर। फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गई, मान लो मेल गैमेट्स जो है वो यहाँ पर पहुंचा, ओवम इस तरफ से यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गई, यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट नहीं हो पाता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई बाहर से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, और जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यहाँ तक पहुंचकर, जो ब्लास्टोसिस्ट होगा वो यहाँ तक आएगा और डिजेनरेट हो जाएगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी इसको रोका जा सकता, बर्थ कंट्रोल इससे हो सकता है। तो ये इसका मेन रीजन है। लिपिस लूप एक ऐसी ही डिवाइस है जिसके जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स की, और फिर उसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। दूसरी जो इसके अंदर आती है वो हार्मोनल है, या फिर हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस होती हैं। ऐसी यूट्राइन डिवाइसेस जो हार्मोन रिलीज करती हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें है LNG-20। LNG-20 और एक और इसके साथ इंपॉर्टेंट आती है प्रोजेस्टेस्टर। प्रोजेस्टेस्टर्स में क्या है, ये दोनों हार्मोन को रिलीज करती हैं। LNG-20 से प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन दोनों ही निकलते हैं। इसके अंदर से मेन प्रोजेस्ट्रोन रिलीज होता है। ये हार्मोन है, दो हार्मोन हम पढ़ कर आए थे इससे पहले वाले चैप्टर में, जिसमें हमने पढ़ा था एस्ट्रोजन जो है ओवरी से रिलीज होता है और LH FSH को रिलीज करवाने में हेल्प करता है। FSH LH मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाते हैं जिसमें ओवुलेशन होती है। अब आप सोच रहे होंगे अगर हम LNG-20 और प्रोजेस्टेस्टर दे रहे हैं जिसमें प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन का लेवल जो है ना वो हम बढ़ा रहे हैं, तो इससे तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा उसका कि उससे ओवुलेशन होगी, और इससे फायदा कैसे होगा। सभी हार्मोन के दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव इफेक्ट और एक नेगेटिव इफेक्ट। जब तक उसका अमाउंट मॉडरेट रेट में रिलीज होता है, जैसा कि आपने 11th क्लास में हार्मोनल एक्शन में पढ़ा था, उसमें हम आप पढ़ कर आए थे हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन मॉडरेट रेट में रिलीज किए जाने वाले केमिकल सब्सटेंस हैं जिनसे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो अगर इनका रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो गया तो ये नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो दो तरह के फीडबैक इनके, पॉजिटिव फीडबैक जब ये मॉडरेट अमाउंट में रिलीज होंगे, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। नेगेटिव इफेक्ट जब इनका अमाउंट ज्यादा या कम हो जाएगा, तो हम LNG-20 और प्रोजेस्टर्स देकर क्या करते हैं, इनका लेवल बढ़ा देते हैं। प्रोजेस्ट्रोन का और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। लेवल बढ़ते ही नेगेटिव इफेक्ट देंगे, और नेगेटिव इफेक्ट होते ही ओवरी जो है ना इससे ओवुलेशन नहीं होगी, ओवल नहीं निकलेगा, निकल भी गया तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगी। तीनों चीजों को रोक सकता है ये। तो इनका लेवल बढ़ा देते हैं हम LNG-20 और प्रोजेस्टर की हेल्प से। तो ये हार्मोनल है। तीसरी जो डिवाइस इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आती हैं वो इसके अंदर है कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस के अंदर जो एग्जांपल मेन है, एक तो है कॉपर टी, एक इसके अंदर पढ़ते हैं हम CU7, एक इसके अंदर है मल्टी लोड 375। ये तीन कॉपर रिलीजिंग डिवाइस है, आईओडी है, जो कॉपर को रिलीज करती हैं। अब इनको भी ऐसे ही इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस के अंदर, कॉपर से बनी हुई ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिलीज कर देते हैं, वो यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। अब यूट्रस के अंदर कॉपर से बनी हुई ऑब्जेक्ट को डालने का फायदा क्या है, इसके दो फायदे हैं। एक तो यूट्राइन डिवाइसेस जो है ना
बाहर से डाली हुई डिवाइस होगी, जिससे फिर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। पहला फायदा कि आउटर ऑब्जेक्ट यूट्रस के अंदर है। दूसरा फायदा ये क्या रिलीज करता है, कॉपर आयन रिलीज करता है ये। और जो कॉपर आयन है ना, ये जो स्पर्म है इसको डीमोबिलाइज करते हैं। डीमोबिलाइज करने में हेल्प करते हैं। डीमोबिलाइज करने का मतलब क्या है कि ये कॉपर स्पर्म की जो टेल है ना उस पर अटैच हो जाते हैं। जो मेल स्पर्म की आप स्ट्रक्चर पढ़कर आए थे, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो टेल है ना, इस टेल के ऊपर कॉपर आयन बाइंड अप कर देते हैं। जैसे ही कॉपर आयन इसकी टेल के ऊपर बंधेंगे, जैसे इसकी टेल को पकड़ लेंगे, तो उसके बाद क्या है, ये डीमोबिलाइज हो जाएगा। इसकी जो मोटिलिटी है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, ये इतना ज्यादा मोटाइल नहीं रह पाएगा। और फिर ये क्या है, ट्रेवल करके यहाँ तक फर्टिलाइजेशन करने तक जो एम्पुलरी स्टमिक रीजन है वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो ये दो फायदे हैं इसके कॉपर रिलीजिंग के। अब ये तीन तरह की डिवाइसेज हैं। सबसे पहली कौन सी है, और नॉन हार्मोनल, जो हार्मोन रिलीज नहीं करती, लिपिस लूप इसका एग्जांपल याद रखना आपने। हार्मोनल है LNG-20 प्रोजेस्टेस्टर, जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलीज करती हैं। और तीसरी है कॉपर रिलीजिंग, जिसमें कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 इंक्लूड है। इन तीनों को भी आपने याद रखना है। एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना बेटा, क्योंकि एग्जाम्पल पेपर में MCQ में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर रिलीजिंग आईओडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोनल आईओडी, नॉन हार्मोनल आईओडी। ये डायरेक्ट पेपर में आता है। LNG और प्रोजेस्टेस्टर जो है ना, दोनों ही क्या है, हार्मोनल रिलीजिंग है। इसके बाद जो है आईओडी के अंदर हम इनके इफेक्ट्स देख लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट इनमें क्या क्या है। हर कॉन्ट्रासेप्टिव के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आपने याद रखने, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो सबसे आइडियल है। नेगेटिव, अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि ये क्या करते हैं, बर्थ कंट्रोल में हेल्प करते हैं। बर्थ कंट्रोल में हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। अगर आईयूडी का इस्तेमाल है तो प्रेगनेंसी लगभग ना के बराबर ही है, नो चांसेस। अब एक्सेप्शन तो हर जगह पाए जाते हैं बेटा, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है को ये आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो इसके ये इफेक्ट है कि प्रेगनेंसी नहीं होती इसके अंदर। इसके जो नेगेटिव इफेक्ट की अगर हम बात करें, नेगेटिव इफेक्ट में इसकी ये एसटीडी प्रिवेंट नहीं करता। इसके अंदर जो इसकी हेल्प, इसकी वजह से एसटीडी प्रिवेंशन नहीं होता। एसटीडी भी प्रिवेंट नहीं करता, और साथ में ये क्या है, कॉस्टली है। ये महंगे होते हैं, कॉस्टली है, और इजीली अवेलेबल भी नहीं है। इसको इम्प्लांट करवाने के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, डॉक्टर ही इसको इम्प्लांट करेगा। ऐसा नहीं कि आप कॉपर से कोई भी कॉपर टी बनाई और खुद से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी जो इम्प्लांटेशन, इसकी जो इंस्टॉलेशन है ना, इसको इंस्टॉल करने के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। इसलिए क्या है, थोड़े से इसके ये साइड इफेक्ट हैं कि हम आईयूडी को इस्तेमाल करने से पहले सोचते हैं। नेक्स्ट है केमिकल मेथड। फोर्थ जो है वो पढ़ते हैं हम केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर क्या है, इसमें कुछ पिल्स यूज की जाती हैं, पिल्स, ओरल पिल्स, जो ओरली इनहेल की जाती हैं। उनको क्या है, वीक में एक बार या मंथ में एक बार या डेली यूज वाली हर तरह की मिलती हैं। इनमें वीकली भी मिलती हैं कि सप्ताह में एक दिन यूज होने वाली, 7 दिन में एक बार लेने वाली पिल, और डेली यूज में भी होती हैं, हर रोज लेने वाली, और मंथली भी है, 30 दिन में, 28 दिन में ली जाने वाली कुछ पिल्स है। अब इन पिल्स का क्या काम होता है, सेम जैसे हार्मोनल आईओडी थी ना, वो हार्मोन का लेवल बढ़ा देती हैं, कुछ ऐसा ही काम इनका भी होता है, ओरल पिल्स का भी। ये क्या करती हैं, ये भी हार्मोनल लेवल डिसबैलेंस कर देती हैं। हार्मोनल जो लेवल है वो डिसबैलेंस हो जाता है, और हार्मोन का लेवल अगर डिसबैलेंस होगा तो फिर वही हार्मोन का लेवल घट गया या बढ़ गया तो वो क्या करता है, अपना नेगेटिव फीडबैक देता है। इसमें कुछ एग्जांपल यहां पर दे रखे हैं। एक पिल दे रखी है सहेली, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि सहेली कहां बनाई गई थी।
ये लखनऊ के अंदर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट था, वहां पर बनाई गई थी सहेली पिल्स। और ये ओरल आईओडी है, वीकली इस्तेमाल होने वाली आईओडी है। कुछ और ऊपर भी आईओडी दे रखी हैं, इस तरह की आईओडी, ये डेली यूज करने वाली आईओडी है। इन पर डेट लिखी होती है कि एक पहले दिन ये लेनी है, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन, पूरा का पूरा जो है ना एक वीक तक का इसके अंदर जो टेबलेट्स का पाउच जो है वो आता है, और उन पर डेट लिखी होती है, और हर रोज एक पिल खानी पड़ती है इसमें। ये डेली वाली पिल्स है, ये वीकली ऐसे ही मंथली भी आपको देखने को मिलती हैं ओरल पिल्स। ये केमिकल मेथड के अंदर आती हैं, केमिकल इंट्रासेप्टिव मेथड, सॉरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। नेक्स्ट है इंजेक्टेबल या फिर इम्प्लांटेशन। जो फिफ्थ जो मेथड है हमारा वो है इंजेक्टेबल, कि इंजेक्शन से जो है ना कि किसी चीज को इम्प्लांट करवा के, इंजेक्ट करवा के भी हम क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो स्किन है ना हमारी, स्किन के नीचे, अंडर स्किन, स्किन के नीचे कुछ इम्प्लांटेशन करवा लेते हैं। इम्प्लांटेशन किस चीज की होती है, जैसे यहां पर आपको दिखा रखा है, ये स्किन के नीचे इम्प्लांटेशन का ही एक मेथड है कि स्किन जो है ना उसके नीचे इम्प्लांटेशन करवा देते हैं कुछ इस तरह से, सिरिंज की हेल्प से, या फिर ऐसे हम इसको इम्प्लांट करवा देते हैं स्किन के नीचे। कुछ कैप्सूल्स होते हैं इसके अंदर, कैप्सूल, और किस चीज के, वो भी हार्मोन रिलीज करने वाले। वही हार्मोन कौन सा, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। अब इनका भी वही फायदा है। अब आप सोच रहे हो केमिकल पिल्स वो भी हार्मोन रिलीज कर रही हैं, आईओडी वो भी हार्मोन रिलीज कर रही हैं, और साथ में फिर ये इम्प्लांटेशन ये भी हार्मोन रिलीज कर रही हैं। अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। एक बार इसको स्किन के नीचे या फिर कहीं इम्प्लांट करवाया, उसके बाद ये एक से 2 साल या 3 साल तक भी क्या है इनका लाइफ टाइम होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल की जाती है। पिल्स जो है ना वो मैक्सिमम मंथली तक ही है, 1 महीने तक काम करने वाली है। उनके साइड इफेक्ट बहुत है। अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें, जो पिल्स है ओरल मेथड है उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी चेंज कर देते हैं। किसी भी हार्मोन का लेवल हमारी बॉडी के हिसाब से ज्यादा या कम हो गया तो हमारी फिजियोलॉजी इफेक्ट होती है उससे, तो उसके इफेक्ट बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट। ये लॉन्ग टर्म में यूज होने वाली है। और आईयूडी जो थी, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ये भी लॉन्ग टर्म में यूज होती हैं। ये भी क्या है, लॉन्ग टर्म तक यूज की जाने वाली है। अब इसके इतने ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है अगर नॉन हार्मोनल है, या फिर कॉपर रिलीजिंग के भी इतने साइड इफेक्ट नहीं है। हार्मोनल कोई भी है, चाहे वो पिल कॉन्ट्रासेप्टिव में ओरल में आती है, केमिकल में है, या इम्प्लांटेशन वाले में है, हार्मोन रिलीजिंग कोई भी है तो उसका साइड इफेक्ट जरूर होता है हार्मोन रिलीजिंग वाले का। तो इम्प्लांटेशन क्या, स्किन के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट कुछ इम्प्लांट करवा देते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, उनसे भी क्या है, जैसे एक आई पिल है। नेक्स्ट और लास्ट जो मेथड है हमारा है वो सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड को ही हम बोलते हैं स्टेराइलाइजेशन। स्टेराइलाइजेशन मेथड, इसमें क्या है, स्टेराइल कर देते हैं। ये स्टेराइल का मतलब इनफर्टाइल बना देते हैं। ये ऐसा मेथड है जो कॉस्टली तो है लेकिन 100% इफेक्टिव है। ये मेथड क्या है, 100% इफेक्टिव है। 100% इफेक्टिव है। इसके अंदर साइड इफेक्ट भी नहीं है, लगभग नो साइड इफेक्ट। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो ऑपरेशन के टाइम पर। इसमें क्या किया जाता है सर्जिकल मेथड के अंदर, ये 2 तरह का होता है सर्जिकल मेथड। एक तो ये मेल के अंदर होता है और दूसरा जो है ये फीमेल के अंदर। जरूरी नहीं दोनों को ये सर्जिकल मेथड अप्लाई करवाना, कोई एक भी करवा सकता। अगर कपल्स हैं उनमें मेल या फीमेल कोई भी एक जो है इस सर्जिकल मेथड को अप्लाई करवा सकता है। मेल के अंदर जो है वो है वास्कटोमी, फीमेल्स के अंदर है ट्यूबोक्टोमी। तो 2 तरह का ये मेथड है। वास्कटोमी के अंदर क्या है, जो वासा एफ्रेंसिया है, वासा एफ्रेंसिया हम कौन पढ़ के आए थे, जो एपिडिडाइमिस से पहले पाई जाती है, एपिडिडाइमिस के बाद सॉरी, वास डेफरेंसिस। वास डेफरेंसिस ये वाली जो डक्ट है ना, जो इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से भी जानी जाती है, यहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और सीमन को लेकर कौन जाता है,
वास डिफरेंसेस। तो इसमें क्या किया जाता है, दोनों टेस्टिस से निकलने वाली जो वास डिफरेंसेस है ना, उसको कट करके सर्जिकल थ्रेड के साथ टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इसको यहां से काट दिया गया है और इसको काट के क्या कर दिया, सर्जिकल थ्रेड से बांध दिया गया है। दोनों तरफ से इसको काट दिया और यहां पर भी और यहां पर भी इसको बांध दिया गया सर्जिकल थ्रेड से। अब इसको भी यूज करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर ही कर सकता है। और डॉक्टर भी ऐसा नहीं कि कोई भी हमारे आसपास जो है जोड़ा छाप जिसको बोलते हैं वो ये काम नहीं कर सकता। इसके लिए वेल ट्रेन्ड डॉक्टर की जरूरत पड़ती है और साथ में इंस्ट्रूमेंट भी जो है ना, काफी महंगे इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो सीमन है ना वो आगे नहीं पहुंच पाएगा। अगर सीमन जो है यहां से बाहर जो सीमन निकलेगा उसके अंदर क्या नहीं है, अब उसके अंदर 60% जो सेक्रेशन था सेमिनल वेसिकल का वो भी है। इसके अंदर जो 30% सेक्रेशन था प्रोस्टेट ग्लैंड का वो भी है। लेकिन इसके अंदर जो 10% मेल गैमेट थे ना वो इंक्लूड नहीं है। अगर मेल गैमेट ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल डिजायर अफेक्ट होगी, नहीं, सेक्सुअल डिजायर जो है वो अफेक्ट नहीं होती। इसके अंदर जो सेक्सुअल एक्ट है वो कंप्लीट वैसे ही चलेगा, क्योंकि हार्मोन तो ये प्रोड्यूस कर रहा, हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो डिजायर भी होगी, बस वो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। सेम वैसा ही दूसरा क्या है, ट्यूबेक्टोमी। इसके अंदर क्या करते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब है, देखो याद रखना, याद कैसे रहेंगे ये, फेलोपियन ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी है और वास डिफरेंसेस से वासेक्टोमी है। तो मेल के अंदर वासेक्टोमी है, वास डिफरेंसेस मेल में मिलती है, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी मिलती है। इसमें क्या करते हैं हम, जो फेलोपियन ट्यूब है इसको एक जगह से हमने काटा और सेम वही सर्जिकल थ्रेड से बांध दिया। जैसे मेल के अंदर वास डिफरेंसेस के साथ हुआ था वैसा ही फीमेल के अंदर जो ट्यूब है फेलोपियन ट्यूब उसको काट देंगे। अब इसमें भी ऐसा ही है, जो ओवम है वो यहां तक आएगा, डी ग्रेड हो जाएगा, मेल गैमेट है यहां तक आएंगे, डी ग्रेड हो जाएंगे। अब मीटिंग ऑफ दीज टू गैमेट्स डज नॉट कंडक्ट फर्टिलिटी हो, तो अब फर्टाइल नहीं हो सकता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेरलाइजेशन मेथड भी है ये। अब स्टेरलाइजेशन मेथड ये लगभग इरिवर्सिबल है, बहुत ही कम चांसेस है कि दोबारा जो है ना इनको ओपन करके वापस जोड़ दिया जाए। तो ये मेथड तभी अप्लाई कराया जाता है तब इसकी रिवर्सिबल करने के चांसेस, उनको जरूरत ही ना हो कि दोबारा इसको रिवर्स किया जाए। तो ये इरिवर्सिबल मेथड है, ये इसका साइड इफेक्ट है, ये इरिवर्सिबल है, साइड इफेक्ट इसका कोई भी नहीं है। जैसे फिजियोलॉजिकल कोई साइड इफेक्ट नहीं इसका, और ना ही फेलियर के इसके चांसेस होते हैं। हाँ कॉस्टली ज्यादा है, ये भी एक इसका जो साइड इफेक्ट्स में, साइड इफेक्ट में नहीं तो इसके नेगेटिव इफेक्ट में हम ले सकते हैं कि इसमें क्या है, एक तो ये इरिवर्सिबल है, दूसरा कॉस्टली है और घर पे यूज नहीं करा जा सकता, डॉक्टर की जरूरत लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कि कौन सा जो है, कौन सा मेथड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज होता है। आइडियल का मतलब क्या है, ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसके लगभग ना के बराबर साइड इफेक्ट हो, जिसके नेगेटिव पॉइंट्स लगभग ना के बराबर हो, वो कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है इजिली अवेलेबल होना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल कब होगा, जब वो आसानी से उपलब्ध होगा। ऐसा नहीं कि उसको लेने के लिए बाहर दूर तक जाना पड़ता है। जैसे अगर किसी को गांव में यूज करना है, उसको लेने के लिए दिल्ली जाना पड़े, मुंबई जाना पड़े, कलकत्ता जाना पड़े, विदेश में जाना पड़े, ऐसा कोई मेथड नहीं होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट इसका क्या बनता है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का, ये कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए, लेस कॉस्टली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के लिए हमने जो है उसके लिए 10 से 20 हजार या लाखों रुपए खर्च करने पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कॉस्टली भी कम होना चाहिए, लेस कॉस्टली होना चाहिए। ऐसा ना सुनने में आए कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के लिए एक किडनी बेचनी पड़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, लेस कॉस्टली होना चाहिए। तीसरा जो इसका पॉइंट हमारा आएगा, तीसरा जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसके साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, लेस साइड इफेक्ट या लगभग नो साइड इफेक्ट। लेस या नो के आसपास साइड इफेक्ट होने चाहिए। साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे वो भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं कहला जा सकता। फेलियर चांस नहीं होने चाहिए, लेस या फिर नो फेलियर चांस।
कि कॉन्ट्रासेप्टिव तो यूज किया लेकिन उसका कुछ काम ही नहीं हुआ, जिस चीज के लिए यूज किया था वो काम ही नहीं हुआ, तो फेलियर के चांस भी कम होने चाहिए। और एसटीडी प्रिवेंशन दे तो और भी बेस्ट है। एसटीडी प्रिवेंशन की यूज तो किया था सिर्फ हमने किस चीज के लिए कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, बर्थ कंट्रोल होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना होगी, लेकिन साथ में उसने हमारी क्या हेल्प की है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी ना, फिजिकल कॉन्टेक्ट से फैलने वाली बीमारियां या इन्फेक्शन, उनका भी प्रिवेंशन वो कर देता है। तो ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के पॉइंट्स होंगे कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हम किसको कह सकते हैं, जिसको हम आसानी से खरीद सकते हैं, इजिली अवेलेबल। इसके अंदर एक पॉइंट और भी हम ऐड करेंगे कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है ना सेल्फ यूजेबल हो, उसको हम अपने आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार जब भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है डॉक्टर के पास जाना पड़े। और रिवर्सिबल हो तो और भी अच्छा है कि उसको बार बार यूज किया जा सके, रीयूजेबल, रीयूजेबल। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कुछ पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हैं। 6 पॉइंट हमने पढ़े, 6 तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिनसे हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ एसटीडीज को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करते हैं, बर्थ कंट्रोल में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। अब एमटीपी क्या है, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम पढ़ के आ चुके हैं। मानकर चलो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो फेल होगा, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जैसे बैरियर मेथड के फेलियर के चांसेस कम थे, हम नेचुरल मेथड यूज करें, लैक्टेशनल एमनेरिया है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, या कोइटस विड्रॉल मेथड आउटसाइड ऑफ द वेजिनल ट्रैक्ट, उनके फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर मानकर चलो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर वो फेल हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, लेकिन प्रेगनेंसी अब भी हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ मेथड है। ये क्या है, आफ्टर प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी भी कौन सी, अनवांटेड, अनवांटेड प्रेगनेंसी। कि अगर मान लो कॉन्ट्रासेप्टिव के फेलियर के चांस की वजह से या फिर लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी की वजह से जो है प्रेगनेंसी जो है वो हो गई अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो अब उनको क्या है, हम टर्मिनेट कर सकते हैं, उनको क्या है, टर्मिनेट किया जा सकता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, मेडिकल हेल्प की वजह से टर्मिनेट की गई, मेडिकल की हेल्प से टर्मिनेट की गई प्रेगनेंसीज, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जो मेडिकल तरीके से क्या कर सकते हैं, हम टर्मिनेट कर सकते हैं, वो क्या है, एमटीपी। ये कौन सा मेथड है, द मेथड विच इज यूज्ड फॉर टर्मिनेट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। अब एमटीपी को हमारे इंडिया में पहले लीगल नहीं माना जाता था, क्योंकि इसके कुछ एथिकल इशू भी थे बहुत सारे, कि ऐसा माना जाता था कि भगवान ने जिसको बच्चा देना है, अब उसको अगर गर्भपात हम करवा रहे हैं तो वो इलीगल, अधार्मिक तरीके से माना जाता था। ऐसे ही फिर ये इलीगल था हमारे इंडिया में, तो बाद में इसको लीगल किया गया 1971 के अंदर। जो एमटीपी है उसको लीगलाइज कर दिया, एमटीपी को 1971 में लीगलाइज किया गया था 1971 के अंदर। अगर बात करें एक और प्लानिंग हम अभी पढ़ गए थे 1951 के अंदर, क्या थी, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम पर कौन थे, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अब जो है इंदिरा गांधी का टाइम चल रहा है, 1971 के टाइम पर इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने एमटीपी को क्या किया था, लीगलाइज किया था। साथ में ही कुछ एक या 2 साल बाद के बाद जो है, जो सर्जिकल मेथड था ना, उसका भी स्ट्रोंगली एप्लीकेशन किया था। फैमिली प्लानिंग जो थी ये 1951 की सेकंड जो रेस थी ना, सेकंड जो ट्रायल था इसका, एमटीपी के लीगलाइज होने के बाद ही 73 और 74 के आसपास जो है ना इसको किया गया था। उस टाइम पर क्या होता था कि कोई भी है एज जो दिखता है 30 से 35 के बीच का, या 25 से 30, 35 यहाँ तक, या उससे भी ऊपर, जो उनको पकड़कर उनकी क्या करी जाती है, सर्जिकल मेथड से उनकी वैसेक्टोमी की जाती थी। तो उस टाइम पर एमटीपी को भी लीगल किया गया था कि उनके ऑपरेशन किए जाते थे।
पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्टली जो है ना ये काम किया जाता था, क्योंकि डॉक्टरों को क्या दी जाती थी, उनको कुछ टारगेट दिए जाते थे कि इतने ऑपरेशन तुमने करने हैं, अदरवाइज टर्मिनेट या सस्पेंडेड। साथ में पुलिस का भी कुछ ये था इसमें। तो एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन। 1971 के अंदर क्या किया गया था, एमटीपी को लीगल कर दिया गया था। अब एमटीपी के लीगल होने के बाद कुछ एक और दिक्कतें इसके अंदर आई हैं। इसमें जो फीमेल फिटिसाइड था ना, फीमेल फिटिसाइड, उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। फीमेल फिटिसाइड क्या है, कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे। अब इसको कैसे पता लगाया जाता था, जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना, यूट्रस के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक सैक के अंदर पड़ा होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस करके क्या किया जाता था, भ्रूण का लिंग पता कर लिया जाता था, उसका सेक्स डिटरमाइन किया जाता था, सेक्स जो है ना वो पता कर लिया जाता था, चेक कर लेते थे एमनियोसेंटेसिस से। वैसे तो ये एमनियोसेंटेसिस जो थी यूज क्यों की जाती थी, कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर पता लगाने के लिए, कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर ना हो बच्चे के अंदर, मेंटल डिस्टर्ब ना हो, मेंटली अफेक्टेड डिसेबल ना हो, वो चीजें चेक करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर एमनियोसेंटेसिस करके डिजीज पता लगाते थे। लेकिन साथ में क्या है, उससे फिर सेक्स ऑफ बेबी पता लग जाता था, जिससे फीमेल फिटिसाइड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जो नॉर्थ इंडिया उस तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ये कोई कई जगह पर होता है ना, कई देशों में बढ़ गया था। वैसे एमनियोसेंटेसिस को फिर बैन कर दिया गया, जैसे लड़के को प्रायोरिटी ज्यादा देने लगे थे, तो फिर एमनियोसेंटेसिस को इंडिया में बैन कर दिया था। एमटीपी को बैन नहीं किया गया था, एमटीपी तो अभी भी लीगल है। एमटीपी जो है उसके लिए क्या होता है, एमटीपी जो 12 वीक है ना, स्टार्टिंग के जो 12 वीक है उनके अंदर क्या है, सेफ मानी जाती है। साथ में जो 24 वीक है, 24 जो वीक है वो उसके लिए लीगल माने जाते हैं, लीगल है एमटीपी के लिए। अगर आपने 12 महीने तक करानी तो बिल्कुल सेफ है। 12 महीने का मतलब क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और ये है सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या है, एमटीपी लीगल होती है और सेफ भी होती है। सेकंड ट्राइमेस्टर में सिर्फ लीगल है, सेफ नहीं होती है। अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर करवानी है एमटीपी, तो कम से कम एक जो डॉक्टर है उसकी एडवाइस की जरूरत होती है, एक डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत होती है। साथ में सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, सेक्स जो है डिटर्मिनेशन, सॉरी सेक्स ऑफ बेबी जो ना वो चेक नहीं करवा सकते आप उसमें। तो एडवाइस क्या है एक डॉक्टर की, और लीगल साथ में क्या होना चाहिए, रीजन भी होना चाहिए, एडवाइस और लीगल रीजन, लीगल रीजन। जैसे एमटीपी की जाती है रेप केसेस के अंदर, अनवांटेड प्रेगनेंसी होंगी, अनवांटेड प्रेगनेंसी के उसमें भी की जाती है। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अगर है तो भी एमटीपी कराई जा सकती है। तो लीगल रीजन होना चाहिए और साथ में एक डॉक्टर की एडवाइस होनी चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, पहले 3 महीने के अंदर। अगर आप करा रहे हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, और डॉक्टर भी ऐसा नहीं कि किसी भी डॉक्टर से आप लिखवा लाएंगे, डॉक्टर भी क्वालिफाइड होना चाहिए, सर्टिफाइड डॉक्टर, वेल क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड डॉक्टर जो है उससे एडवाइस चाहिए, और वो लिख के देगा आपको कि हाँ आप एमटीपी करवाने के लिए आप एमटीपी करवा सकते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या है, दो जो है वो डॉक्टर की एडवाइस और साथ में फिर क्या है, लीगल रीजन होना चाहिए। तो ये एमटीपी करवाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स लगा रखे हैं कि आप कम से कम 1 या 2 डॉक्टर की एडवाइस लेंगे, और दोनों डॉक्टर की रिटन में एडवाइस होनी चाहिए, और लीगल कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि बस लड़का है या लड़की है हमने उसको टर्मिनेट करवाना है, ऐसे प्रेगनेंसी ऐसी एमटीपी अप्लाई नहीं करवा सकती। कोई अच्छा रीजन होना चाहिए उसके लिए। ये रीजन हो सकती हैं, रेप केसेस हो सकते हैं, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है कोई, या अभी उनको प्लान नहीं करना है बच्चा, तो भी क्या है एमटीपी कराई जा सकती है।
नेक्स्ट इसी के अंदर आता है हमारा STI या STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये वो डिजीज है जिनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल जो एक्ट है, सेक्सुअल एक्ट है उस टाइम पर कुछ इन्फेक्शन जो है ना वो फैल जाते हैं। इन्फेक्शन या डिजीज जो है वो कैरी की कर ली जाती हैं सेक्सुअल एक्ट के टाइम पर फिजिकल कांटेक्ट में। तो उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये कितने टाइप की वो होती हैं, ये आपने नाम जो है डायरेक्ट याद रखने हैं। 3 जो मेन है वो है, एक तो है एड्स, एक इसके अंदर है हेपेटाइटिस बी, एक इसके अंदर है जेनिटल आर्पीज, जेनिटल आर्पीज। ये 3 डिजीज दी गई है एनसीईआरटी में, इसको हम याद कर सकते हैं H³ से, क्योंकि HIV से होने वाली है, हेपेटाइटिस है और आर्पीज है। तीनों में क्या आता है, H आता है। ये नॉन क्योरेबल डिजीज है, नॉन क्योरेबल है, इनका कोई क्योर नहीं है। इनके अलावा जितनी डिजीज है टाइम पर डिटेक्शन के साथ उनका कंप्लीट क्योर है, इनका कोई क्योर नहीं है। अब क्योर नहीं है तो फिर क्या, प्रिवेंशन तो है, इसका प्रिवेंशन जरूर है, लेकिन इनका क्या है, क्योर नहीं है, कोई भी क्योर नहीं है। प्रिवेंशन क्या अब इसका, सेफ सेक्स, सेफ सेक्स या फिर अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स अवॉइड कर सकते हैं। सेफ सेक्स का मतलब क्या है, जैसे कॉन्डोम्स यूज किए जा सकते हैं, बैरियर मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में अगर चांसेस है, अगर तुम्हें डाउट है तो डॉक्टर से जाकर क्या है, कंसल्ट कर ले। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के साथ जाकर एडवाइस कर ले, कंसल्टेशन कर सकते हैं या फिर हम चेकअप करा सकते हैं। तो ये प्रिवेंशन है कुछ उसकी, कि हम एसटीडी से कैसे बच सकते हैं। इनके अलावा जो कुछ और एसटीडीज पाई जाती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे गोनेरिया, साइफिल्स है, ये एसटीडीज डिजीज के अंदर आती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट की जा सकती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाती हैं। सिम्टम्स दिए हैं कुछ इसके, जैसे इचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइटली पेन है या स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन। ये कुछ इसके क्या है, सिम्टम्स है, एसटीडीज के सिम्टम्स हैं ये, जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होगी। तो ऐसे में क्या है, इचिंग होना शुरू हो जाती है, खुजली होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है जेनिटल ट्रैक से, या फिर धीरे धीरे हल्का हल्का पेन रहता है बॉडी के अंदर, और स्वेलिंग हो सकती है कहां पर, जेनिटल ट्रैक में, जेनिटल रीजन में, जहां पर मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं वहां पर। एसटीडी रिमेन्स सिंपैथेटिक्स इन फीमेल एंड रिमेन्स अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग्स। काफी लंबे समय तक जो है ना एसटीडीज अनअफेक्टेड रहती हैं। जैसे एचआईवी की अगर हम बात करें, एड्स जिससे होती है, इनकी फुल फॉर्म तो याद ही होगी बच्चों, वुमेन इम्यूनो वायरस एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस कौन सा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये जो डिजीज है ना, ये 5 से 7 साल के बाद डिटेक्ट की जा सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म तक भी डिटेक्टेड अनडिटेक्टेड रहती हैं। इन द लेटर स्टेजेस में लीड्स टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी जिनको हम बोलते हैं, ये फुल फॉर्म याद रखना आपने। एब्जॉर्प्शंस, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर, कैंसर इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। इनके जो ये भी क्या है, सिम्टम्स है कि अगर लंबे समय तक इनका पता ना लगे तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज प्रोड्यूस कर सकती है। पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विस रीजन में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अबॉर्शंस मतलब अगर प्रेगनेंसीज है ना, वो कंप्लीट होने के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद भी क्या है, जो बेबी है ना वो अबॉर्ट हो जाते हैं अपने आप, तो उनको बोलते हैं अबॉर्शंस। तो अपने आप अबॉर्शंस चलते रहते हैं। इनफर्टिलिटी, इवन कैंसर, कैंसर तक भी हो सकती है। प्रिवेंशन क्या है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन या फिर मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज बैरियर मेथड, इन केस ऑफ डाउट कंसल्ट विद डॉक्टर, और साथ में क्या फिर ट्रीटमेंट करा सकते हैं हम, अच्छा ट्रीटमेंट इनका
कराया जा सकता है, डायग्नोस करा सकते हैं हम इसको। ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट डायग्नोस करवा के डिजीज का कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स और वो है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? इनफर्टिलिटी का मतलब है कई बार जो कपल्स है ना वो फर्टाइल नहीं रहती, इनफर्टाइल हो जाती हैं, यानी कि या तो फिर लेस स्पर्म काउंट है इसके अंदर, लेस स्पर्म काउंट। हम गैमेटोजेनेसिस के अंदर जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि अगर 20 बिलियन से नीचे स्पर्म काउंट आ जाता है तो इनफर्टाइल हो जाते हैं मेल कपल्स। वैसे ही फीमेल्स में भी हम पढ़ के आए हैं, हो सकता है ओवुलेशन ही ना हो, नो ओवुलेशन, ओवुलेशन ना हो, या फिर और भी मेल्स के अंदर जो है ना कुछ डिजीज है, कुछ फिजियोलॉजिकल हो सकती है, कुछ मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकती हैं। उस टाइम पे भी क्या है, उस टाइम पर भी क्या प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, उस कंडीशन को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए कुछ मेथड है जिनको हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, या फिर ART। कैपेसिटीज की जगह पर हम लिखेंगे टेक्निक्स, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो ART, आर्ट का यूज करके क्या कर सकते हैं हम, रिप्रोडक्शन इनफर्टाइल कपल्स को फर्टाइल कर सकते हैं, जिनके अंदर कुछ जैसे एक है गैमेट ट्रांसफर कर सकते हैं, GIFT आता है। इसमें क्या है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट को ट्रांसफर कर सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब में गैमेट ट्रांसफर किया जा सकता है, जिस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और एक होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है कि गैमेट की जो फर्टिलाइजेशन है ना वो बॉडी से बाहर कराई गई है। जो मेल और फीमेल गैमेट है उनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी से बाहर कराई गई है। फर्टिलाइजेशन लैब के अंदर कराते हैं, डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होती है। इस पर डायरेक्ट पेपर आता है, पेपर के अंदर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इनमें से कौन सा पॉइंट ठीक है। बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होती है। इसके अंदर गेस्टेशन जो पीरियड है ना डेवलपमेंट का, गेस्टेशन वो बॉडी के अंदर होता है। और इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, अंदर ही क्या होता है, डेवलपमेंट होती है। तो इस टेक्निक का यूज किया जाता है कि गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, कि गैमेट जो है ना इसके अंदर इन विट्रो में यूज नहीं होगा। गैमेट अगर ट्रांसफर हुए है ना, अगर गैमेट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं गिफ्ट, तो इसमें इन वीवो फर्टिलाइजेशन आएगा। क्योंकि क्या है, हम गैमेट को क्या कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं। मेल गैमेट जो है ना, या तो उनका लेस काउंट है कि कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, या कुछ और फिजियोलॉजिकल रीजन है, या प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी डोनर से मेल गैमेट लेंगे और फैलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है गिफ्ट। ऐसे ही है, अगर बाहर हमने फर्टिलाइजेशन करा दी तो उसको बोलते हैं हम जिप्ट। इसके अंदर क्या है, जायगोट को ट्रांसफर किया जाता है, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसके अंदर क्या किया हमने, जायगोट को ट्रांसफर किया, फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हुई है, तो ये क्या आ जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऐसे ही फिर क्या है, कुछ और पॉइंट्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर गिवन है, एक तो हमारा है ये फुल फॉर्म जो दी गई है ना सारी की सारी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है पेपर में। इस चैप्टर में जितनी भी आ सकती है उस सभी के सभी यहाँ पर लिखी गई है। इन विट्रो हो गया, जिप्ट, IUT है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। IUT के अंदर क्या है, यूट्रस के अंदर हम डायरेक्ट फिटस जो है ना एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ET भी जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। IUT इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI
कि क्या कर सकते हैं हम यूट्रस के अंदर क्या है इंसेमिनेशन कर सकते हैं कि स्पर्म अगर कम है, मेल जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो डोनर से लेंगे और यूट्रस के अंदर क्या कर देंगे स्पर्मिएशन कर देंगे, स्पर्म को रिलीज कर देते हैं उसके अंदर। एआई है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या है दोनों को मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कराया जाता है। ICSI है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, साइटोप्लाज्म जो है ना इसमें डायरेक्ट जो मेल गैमेट है उसके अंदर स्पर्म को की न्यूक्लियाई उसको डाल दिया जाता है। गिफ्ट हम पढ़ के आ चुके हैं। ET है CDR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर था हमारा लखनऊ के अंदर, लखनऊ के अंदर था, जिसने कौन सी पिल बनाई थी सहेली। ये हमारा क्या है इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए कुछ आर्ट्स मेथड है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वन शॉट वीडियो के साथ। पूरा का पूरा बोर्ड के रिगार्ड CBSE HBSC और साथ में नीट्स के रिगार्डिंग जितना भी इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक्स पॉइंट कंसेप्ट जो हो सकता था वो इस टॉपिक में हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो चैप्टर हमारा कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। एक एक पॉइंट जो है ना कंसेप्चुअली हमने रिवीजन करा दिया है। इनकी डीपली स्टडी भी हम कराएंगे एक एक कंसेप्ट लेकर। अभी बोर्ड के एग्जाम नजदीक है तो हम इनका वन शॉट ले रहे हैं बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब किए, शेयर कमेंट जरूर कर देना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उस पर भी आप हमारे डाउट्स पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।